नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक एक अपडेट। होती है हर खबर पर हमारी पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आपको बता दें कि इन 3 प्रमुख खबरों में सबसे पहली और प्रमुख खबर है नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई। जी हां, जहां पर पुलिस लगातार जांच कर रही है और हर रोज नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब क्या कुछ नए खुलासे इस पूरे मामले पे हुए हैं, इस पूरी हिंसा में हुए, क्योंकि कई एफआईआर भी दर्ज की गई है, कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। बताएंगे विस्तार से पूरी खबर के बारे में आपको। लेकिन साथ ही दूसरी और प्रमुख खबर है पंजाब से जुड़ी हुई। पंजाब से जुड़ी दूसरी प्रमुख खबर, जहां किसानों से मान सरकार डर गई है। जी हां, ये बात लगातार कही जा रही है, क्योंकि अब जहां मान सरकार किसानों के साथ बैठक अभी तक नहीं कर रही थी, लेकिन अब आज उन्हें बैठक के लिए बुलाया गया है, बातचीत के लिए बुलाया गया है। पिछले 13 महीनों से लगातार प्रदर्शन किसान कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर, उन्हें वहां से हटा दिया गया और उसके बाद में किसान अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बताएंगे विस्तार से इस खबर के बारे में भी। लेकिन तीसरी और प्रमुख खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी, जहां हमलों से घबराया हमास और उसने अब गुहार लगा दी है। जिस तरीके से 42 दिन के युद्ध विराम के बाद में इजराइल की तरफ से लगातार हमले हमास पर किए जा रहे थे, जिससे अब कहीं ना कहीं हमास घबराए हुए हैं। हालांकि हमास की तरफ से भी हमला किया गया, जिसका जमीनी स्तर पर कोई असर इजराइल में देखता हुआ नजर नहीं आया है। और किससे गुहार लगाई गई हमास की तरफ से, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की महाराष्ट्र के नागपुर के साथ, जहां आपको बता दें कि 17 मार्च को बड़े स्तर पर हिंसा हुई थी, जिसमें कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और इस हिंसा के बाद से पुलिस लगातार पूरी सक्रियता के साथ इसकी जांच कर रही है। साथ ही इसकी तफ्तीश साइबर सेल भी कर रही है। साइबर सेल की तरफ से लगातार इस हिंसा से संबंधित कंटेंट को लेकर सोशल मीडिया पर निगरानी भी रखी जा रही है। और इसी क्रम में साइबर सेल को बड़ी बात भी पता चली। पुलिस की ओर से इसका खुलासा करते हुए बताया गया कि हिंसा के बाद तनाव की स्थिति के बीच में बांग्लादेश से सोशल मीडिया के मंच से लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। 17 तारीख को फैली इस हिंसा में अभी तक 10 एफआईआर की जा चुकी है और 90 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार जांच हो रही है। फिलहाल हालात सामान्य है। करेंगे ताजा अपडेट पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे नागपुर हिंसा मामले में पुलिस लगातार ले रही है एक्शन। तो नागपुर हिंसा मामले में पुलिस लगातार एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और मास्टरमाइंड समेत 6 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला इस वक्त दर्ज किया गया है और अब तक 90 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 91 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरी हिंसा से जुड़े मामले में। और साथ ही आपको बता दें कि 21 मार्च तक जो 19 आरोपी हैं वो पुलिस कस्टडी में हैं और अब आज जो है उनकी कस्टडी खत्म हो रही है। हालांकि देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ कहती है इस पूरे मामले को लेकर के। साथ ही 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है, क्योंकि ये जो हिंसा है वो सोशल मीडिया के जरिए ही कहीं ना कहीं एक पोस्ट के जरिए फैलाई गई। इस हिंसा के मामले में अगर हम देखें तो अब तक 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जिसमें साइबर सेल की तरफ से 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। साथ ही 18 टीमें जो हैं वो लगातार इस हिंसा से जुड़े हुए एक एक एंगल से जांच कर एक एक पहलू पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल अभी 3 दिन के बाद में हालात जो है सामान्य है, कर्फ्यू हटा दिया गया है। ताजा अपडेट भी लेंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी इसके साथ ही नागपुर हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया गया ये तो हमने वो आपको बताया, लेकिन साथ ही जो हिंसा का मास्टरमाइंड है फहीम खान, उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। फहीम ने ही भड़काऊ वीडियो को एडिट किया था और एडिट करने के बाद में सोशल मीडिया पर उस वीडियो को पोस्ट किया गया था, जिसके बाद में ये वीडियो वायरल हुआ। कई सारे लोगों ने इसको रिपोस्ट किया, कई लोगों ने इसको अपनी पोस्ट से दोबारा से उस पर अपलोड किया है। इसके साथ ही ये वीडियो सामने आने के बाद ही कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता हुआ नागपुर का नजर आया और हिंसा अचानक से फैल गई। हालांकि साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो वीडियो सामने आया उसमें 2-3 इलाकों में
फहीम जो है वो घूमता हुआ भी नजर आया है। और फहीम जो है वो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर अध्यक्ष भी है। साथ ही नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव भी इसने लड़ा था, लेकिन फिलहाल अब ये पुलिस की गिरफ्त में है और इसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो खुलासे लगातार पुलिस कर रही है, इसमें हर एंगल से जांच हो रही है और बांग्लादेश कनेक्शन भी इस वक्त सामने आया, क्योंकि कहा जा रहा है कि बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे थे सोशल मीडिया के अकाउंट जिनसे भड़काऊ पोस्टें की गई हैं। ज्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो बांग्लादेश से संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस की तरफ से इस जांच में और भी कई सारे खुलासे हुए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पोस्ट के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश बांग्लादेश से की गई, यानी कि विदेशी कनेक्शन किस तरीके से सामने आ रहे हैं वो इसके बारे में भी खुलासा किया गया। सांप्रदायिक अशांति फैलाना इस पोस्ट का सीधे तौर पर हम देखें तो मकसद था, और जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से ये वीडियो पोस्ट किए गए हैं, ये वीडियो भारत नहीं बल्कि जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो बांग्लादेश के हैं। साथ ही एक यूजर ने इस दंगे को छोटा दंगा बताया है और साथ ही ये धमकी भी दी है कि बड़े दंगे कराए जाएंगे। ये धमकी एक यूजर की तरफ से दी गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का करेंगे। योगेश, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कुल अभी तक हम देखें तो 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 90 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिलहाल अभी जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है और हालात कैसे हैं अभी नागपुर के? बात करें तो जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कंपनी अब सामने आ रहा है, सैयद असीम का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, जिसको कि यूपी एटीएस ने गिरफ्तार भी किया था रिसेंटली। और ये सूचना मिल रही है कि उसकी बैठक हुई थी फहीम के साथ इस पूरी हिंसा से पहले। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि अब जो पुलिस है, महाराष्ट्र की पुलिस, साइबर सेल, हम जान रहे हैं कि पुलिस है, साइबर सेल है, एटीएस है, अलग अलग एजेंसी जो है, सुनने में ये भी आ रहा है कि जो है वो भी पैरेलल जांच कर रहा है। इसकी कोई औपचारिक जो कहते हैं औपचारिक घोषणा इसकी नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कई और भी एजेंसी है जिनको कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में साथ के लिए लगाया गया है। तो एक तो यूपी एटीएस ने जिसको गिरफ्तार किया था, उसको भी वो भी बैठक में शामिल था, इसकी भी सूचना मिल रही है। तो महाराष्ट्र पुलिस जांच करी है कि क्या और भी कहीं के जो सस्पेक्ट हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे, कि जो बैठक कथित तौर पर इस हिंसा से पहले की गई थी, जिसमें कि फहीम खान था। दूसरी बात ये, जो यहाँ तक बांग्लादेशी कनेक्शन की बात है, देखिए बचाव के वकील ने कोर्ट में पहले दिन कहा था, जब आरोपियों की पेशी हुई थी, तो उसने कोर्ट में दलील दी थी कि जिन एक्यूज को पकड़ा गया है उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, बाहर से। यहाँ पे सवाल है कि जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो कैसे बात को इतनी जो है तरीके से कह रहे हैं कि बाहर के शामिल थे। यहाँ कहीं ना कहीं संदेह का वातावरण यहाँ पे बनता है, और माना यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसलिए भी की गई थी ताकि इस घटना के बाद इस चीज को पूरे के पूरे ताकतों का हाथ, और यहाँ के लोगों को संदेह का तो ये पूरे का मामला जो है कोर्ट में प्रोसिक्यूशन या कोर्ट में जो ट्रायल होगा उस दौरान ये चीज जो है ज्यादा महत्व रखेगा। फिलहाल योगेश स्टेज पे है, अभी तक चार्ज फ्रेमिंग भी नहीं हुई। योगेश, आपकी आवाज अभी हमारे पास में कुछ तकनीकी समस्या के कारण आवाज आपकी कट कट के आ रही है, आपका वापस रुक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक लेते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम बात कर रहे हैं नागपुर में जो 17 तारीख को हिंसा हुई थी, उस हिंसा में पुलिस किस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि कई सारी गिरफ्तारियां इसमें हम देखें तो अभी तक हो चुकी है और हर एंगल से जांच भी लगातार की जा रही है। किस तरीके से विदेशी कनेक्शन इसमें सामने आ रहा है। इसके अलावा एफआईआर की अगर हम बात करें तो 10 एफआईआर अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें से 4 एफआईआर जो है वो साइबर सेल की तरफ से दर्ज की गई है। और साइबर सेल भी लगातार वो जो सोशल मीडिया पर किस तरीके से लोगों को भड़काया गया, उन तमाम चीजों को लेकर, आखिर वो कौन कौन से अकाउंट थे जिन अकाउंट से इस तरीके की वीडियो पोस्ट की गई जिससे कि लोग भड़क जाएं, उन तमाम चीजों को लेकर ध्यान में रखकर हर एक एंगल से जांच इस वक्त की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश लगातार बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। योगेश, अभी अगर हम देखें तो फिलहाल जो है वो कर्फ्यू 3 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन अभी फिलहाल आंशिक रूप से कर्फ्यू को हटा दिया गया है। ताजा हालात किस तरीके के हैं अभी?
देखिए कृतिका, सभी जगहों से कर्फ्यू नहीं हटाया गया है। 3, 4, 5 जो अलग अलग जोन थे उनमें कुछ जगहों पे कर्फ्यू में ढील दी गई है, क्योंकि कुछ त्योहारों को देखते हुए ऐसा किया गया है और जो स्थिति है उसका एक आकलन जो है पुलिस व्यवस्था अपने हिसाब से करता है, उसके हिसाब से कुछ जगहों पर हटाया गया है, लेकिन सारी जगहों से कर्फ्यू अभी नहीं हटाया गया है। दूसरी बात, जांच की जहां तक बात है तो साइबर सेल के अलावा, जैसा मैंने आपसे कहा था कि एटीएस है, साइबर सेल है, फॉरेंसिक की टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं, तो जांच अपने स्तर पर चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है इस वक्त कि जो अभी तक पूछताछ हुई है उसमें क्या चीजें निकल के आई है, क्योंकि साइबर सेल ने कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को ट्रैक किया है। उनके पीछे कई सारे फेक अकाउंट थे, उनके पीछे कौन से लोग थे, कुछ अकाउंट जिनमें कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी अकाउंट है, क्या वो सही में बांग्लादेश से ऑपरेट किए जा रहे थे या फिर वो बांग्लादेश का एक तरीके का प्रॉक्सी, जिस तरीके से हम कहते हैं, या प्रॉक्सी किया जा रहा था। तो इन सब चीजों को देखते हुए फिलहाल जांच चल रही है। आज जब आरोपियों की कोर्ट में पेशी होगी तो पुलिस की तरफ से जो प्रोसिक्यूशन होगा, जो अभियोजन पक्ष की तरफ से जो दलील दी जाएगी, उससे मुझे लगता है कुछ और जानकारियां सामने आएगी कि किस लेवल की कॉन्स्पिरेसी थी, कितने लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके का कम्युनिकेशन हुआ था, किन किन चीजों को माध्यम बनाया गया था। इन सब चीजों से मुझे लगता है आज थोड़ी और क्लैरिटी इस मामले में आएगी। इसके साथ ही योगेश, अगर हम देखें तो जो जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है फहीम खान, उसको गिरफ्तार होने के बाद में क्या कुछ उससे ताज़ा अपडेट इस वक्त जानकारी मिल पाई है पुलिस को, और किस तरीके से, क्योंकि उसका नाम आ रहा है कि उसी ने वीडियो को एडिट किया और एडिट करके सोशल मीडिया साइट पर उस वीडियो को पोस्ट किया और उसके बाद वायरल किया गया उस वीडियो को। बिल्कुल, जो डीसीपी साइबर सेल थे मोहित लाल, उन्होंने ही कहा था इस बात को कि उन्होंने वीडियो को, औरंगजेब के वीडियो को, जो प्रोटेस्ट हो रहा था बेसिकली, उस वीडियो को कट करके इस तरीके से शेप करके वो है उसने ट्विटर पे डाला था, उसने अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाला था, जिससे कि लोगों की भावना भड़क सके। दूसरी बात, जिस जगह औरंगजेब के जो पुतले को जलाने की बात हो रही थी, वहां पे जानबूझ के इस तरीके से उसको फोटोशॉप या इस तरीके से एडिट किया गया था ताकि ऐसा लगे कि होली बुक जो है उसके कुछ आयतें जो है उसको जानबूझ के जलाया गया ताकि भीड़ को आंदोलित किया जा सके। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी हैच की गई थी ताकि जो है दंगा का माहौल बन सके और फिर वो उसके जो बैकग्राउंड में है वो अपनी जो हित जो है वो साधा जा सके। दूसरी बात ये भी है कि इस हिंसा से पहले एक बैठक हुई थी जिसमें मैंने आपको कहा कि सैयद असीम का नाम आ रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने उसको एक पुलिस हत्याकांड में गिरफ्तार भी किया था। उसके साथ जो है वो बनाया गया था, षड्यंत्र रचा गया था। ये चीजें बिल्कुल साफ हो जाएगी और फिर महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी इसका कनेक्शन जो है वो लगेगा, क्योंकि कई सारे एक्यूज फिर होंगे जिन्होंने उस वक्त मीटिंग में जो बैठे थे। तो ये सब फिलहाल हालांकि जांच का विषय है जो कि इस वक्त चल रहा है। जी, फिलहाल ये तो बांग्लादेश कनेक्शन की बात रही, लेकिन और किस किस एंगल से पुलिस इस पूरे हिंसा से जुड़े मामले को लेकर जांच कर रही है? देखिए, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव अगर देखेंगे तो सबसे पहले तो ये किया जा रहा है कि जो हिंसा हुई से पहले बैठक जो हुई थी, कथित तौर पर जो बैठक हुई थी, उस बैठक में कौन कौन से लोग शामिल थे, क्या कोई पॉलिटिकल फिगर भी उसमें था या फिर कोई ऐसा जो कि बाहर से आया था और उसने यहाँ पे कुछ जो है मीटिंग्स की और फिर वो वापस अपनी जगह पे चला गया। कम्युनिकेशन किस माध्यम से हुआ, ईमेल के थ्रू हुआ या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हुआ या फिर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हुआ, उसको ट्रैक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसके अलावा जो और अन्य फॉरेंसिक पहलू जो होते हैं, जिस तरीके मैंने आपको कहा कि फॉरेंसिक टीम जो है 17 तारीख के बाद जो है, अगर आप एफआईआर देखेंगे तो 17 तारीख जो घटना हुई है 4:30 से करीब 11 बजे तक का समय बताया गया है जो पूरी घटना हुई है उसकी। तो उसके बाद जो है फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए थे, तो इनको भी लेकर उन साक्ष्य से क्या चीज़ें कोलैबोरेट हो पा रही हैं जिनको कि कोर्ट में जो है कंप्लाइंस जिसका हो सके, जिसको कोर्ट में एडमिट किया जा सके और केस जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके प्रोसिक्यूशन का। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी जो जांच है उस वक्त हो रही है। जी, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेश तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का भी रुख कर लेते हैं। पंजाब से जुड़ी अगली महत्वपूर्ण खबर, जहां शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर 13 महीने से मोर्चा बांधकर बैठे थे और पंजाब पुलिस ने बॉर्डर से इन किसानों को हटाकर 13 महीने बाद अमृतसर अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे को खुलवा तो दिया, लेकिन इसके बाद पूरे पंजाब में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित किसान जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं किसान 26 मार्च को विधानसभा का घेराव करने की भी बात कही गई है। एक वो वक्त था जब आम आदमी पार्टी किसानों के समर्थन में नजर आती थी और इसी समर्थन के कारण पंजाब की सत्ता में भी आ गई, लेकिन अब किसानों के प्रति इस तरह के व्यवहार से तमाम सवाल खड़े होते हैं। हालांकि किसानों के गुस्से को देखते हुए पंजाब सरकार बैकफुट पर भी फिलहाल नजर आ रही है और किसानों को बातचीत करने के लिए न्योता भेज दिया गया है। करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबर से जुड़े हुए कुछ अहम बिंदु।
तो सीधे तौर पर हम देखें तो इस वक्त पंजाब सरकार जो पहले आगे आगे नजर आ रही थी और किसानों से बातचीत के लिए भी राजी नहीं थी, वो सरकार अब बैकफुट पर नजर आ रही है और पंजाब सरकार ने किसानों को बातचीत करने के लिए न्योता भेज दिया है। आज ये न्योता रहेगा और आज कहीं ना कहीं मुलाकात तो हो सकती है। शंभू खनौरी कार्रवाई के बाद किसानों को बातचीत के लिए ये बुलाया गया है। हालांकि इससे पहले किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे हैं और कहा है कि हमारी मांगे मान लीजिए, हम प्रदर्शन खत्म कर देंगे। लेकिन फिलहाल अब आज की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ के पंजाब भवन में ये बातचीत होगी। 4 बजे का वो समय दिया गया है जब संयुक्त किसान मोर्चा के साथ सरकार की ये मीटिंग होगी। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि इस मीटिंग में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इस बातचीत में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। यानी कि अगर हम देखें तो बैकफुट पर जहां सरकार है, वहीं दूसरी तरफ किसान भी चाहते हैं कि उनकी मांगों को माना जाए। किसानों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ उसको लेकर भी और इससे पहले की बातचीत पर अगर हम नजर डालें तो इससे पहले वाली बातचीत अधूरी रही थी और भगवंत मान बीच में ही उस बातचीत को छोड़कर चले गए थे। फिलहाल अब देखना होगा कि आज की इस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन साथ ही जिस तरीके से पहले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उसके बाद किसानों को न्योता भेजा गया बातचीत के लिए, इस बातचीत के बाद में इस बातचीत के न्योते से कहीं ना कहीं तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। क्या है वो सवाल, बताते हैं आपको। तो सीधे तौर पर देखें तो कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है कि क्या दबाव में बातचीत बहाल करने का ये अहम फैसला पंजाब सरकार की तरफ से लिया गया, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि किसानों से सुलह करने की कोशिश क्या पंजाब सरकार कर रही है और आखिर अगर ऐसा है तो आखिर ये कोशिश पहले क्यों नहीं की गई। इसके साथ ही ये भी एक सवाल है कि कितने प्रभावी साबित होंगे कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया, क्योंकि वो खुद इस बातचीत में शामिल होंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या किसानों को वो राजी कर पाते हैं या नहीं उनकी मांगों को लेकर और इस बातचीत से और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो फिलहाल ये 3 सवाल और इसके साथ ही 3 और सवाल भी हैं, जिसमें आपको बता दें कि क्या कृषि मंत्री खुडिया किसानों का जो भरोसा है वो जीत पाएंगे। क्या जिस तरीके से लगातार किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका भरोसा जीतने में कामयाब होंगे। इस बातचीत का स्थान पंजाब भवन चंडीगढ़ आखिर क्यों चुना गया, ये सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस समय। इसके साथ ही किसानों के चंडीगढ़ चलो आह्वान को शांत करने की क्या कोशिश ये की जा रही है इस वक्त पंजाब सरकार के द्वारा। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं हम देखिए तो कहीं ना कहीं नरम पड़ती हुई पंजाब सरकार नजर आ रही है, बैकफुट पर है, लेकिन ये जो न्योता दिया गया है उस न्योते से तमाम सवाल उठ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आखिर अचानक से पंजाब सरकार नरम पड़ती हुई क्यों नजर आई है, वो आपको बताते हैं। क्योंकि किसानों की तरफ से 26 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया था और इससे अगर ऐसे में क्योंकि विधानसभा का सत्र भी चालू है और ऐसे में विधानसभा घेराव से पहले पंजाब सरकार ने ये अहम बैठक बुलाई है किसानों के साथ में और किसानों के साथ इस अहम बैठक में कई सारी चीजों पर कहीं ना कहीं सहमति बन भी सकती है या नहीं, कुछ भी हो सकता है। साथ ही किसान संगठन बजट सत्र में अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आ सकते थे और इसीलिए कहीं ना कहीं अचानक से पंजाब सरकार जो है नरम पड़ती हुई नजर आई है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने प्लानिंग की पूरी क्या आखिर प्लानिंग है उनकी तरफ से, वो भी उनकी तरफ से बताया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 34 मैदान में किसान जुटेंगे, ये बात किसानों की तरफ से कही गई। जिस तरीके से इन बॉर्डर्स को खाली कराया गया उसके बाद में किसानों में काफी गुस्सा और काफी रोष है पंजाब सरकार के खिलाफ और इसीलिए सेक्टर 34 मैदान से पंजाब विधानसभा की ओर कूच करने की बात किसानों की तरफ से कही गई थी कि वो विधानसभा का घेराव करेंगे और उससे पहले अब कहीं ना कहीं सरकार जो है बैकफुट पर अब नजर आ रही है और न्योता दे दिया गया है कि आप आइए, बातचीत कीजिए और बैठकर निकालते हैं इस चीज का कुछ हल। देखना होगा कि कैसे कितनी कामयाब रहेगी आज की ये बैठक, आज की ये बातचीत। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरमीत इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गुरमीत, फिलहाल अगर हम देखें तो इस वक्त पंजाब सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, जहां एक तरफ अगर हम देखें तो अभी 2 दिन पहले ही किसानों को बॉर्डर से हटाया गया और जिस तरीके से बॉर्डर से उनको भगाया गया है वो तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं और उसके बाद में किसानों में काफी गुस्सा और किसानों ने अपने आंदोलन को आगे वो किस तरीके से बढ़ाएंगे इसकी पूरी रणनीति भी तैयार कर ली थी और उसके बाद में अब पंजाब सरकार बैकफुट पर आ गई है। अब न्योता दे दिया गया किसानों को कि आप आइए और बैठकर बातचीत करते हैं, बैठकर कुछ हल निकालते हैं। देखिए, बैकफुट पर आने का कारण सिर्फ यही है कि 26 तारीख को किसानों ने आह्वान किया है पंजाब विधानसभा चंडीगढ़ में घेराव करने का और उस दिन पंजाब सरकार ने अपना बजट पेश करना है और जिस दिन बजट पेश होता है वैसे आप जानते ही हैं कि उस दिन जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सरकार को अपनी पॉलिसीज और खास तौर पर जो बजट में प्रावधान किए गए होते हैं उनको लेकर उन्हें पब्लिसाइज करना होता है और मीडिया में अपना पॉजिटिव रुख दिखाना होता है। पर यहां पर अगर किसान
किसान उस दिन चंडीगढ़ में जाते हैं तो एक मीडिया डाइवर्जन जो है, मीडिया की अटेंशन जो है वो सरकार को नहीं मिलेगी। इसी वजह से सरकार ने किसी भी कीमत पर किसानों को बनाने की रणनीति अपनाई है और इसी के तहत आज किसानों को बुलाया गया है 4 बजे चंडीगढ़ के पंजाब भवन में। आपको बता दें कि पंजाब भवन ये वही जगह है जहां पर 3 तारीख को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ किसानों की मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में भगवंत मान वहां से गुस्से में उठकर चले गए थे और यही इसी जगह पर आज ये मीटिंग होने वाली है। और इस मीटिंग से तकरीबन 4 घंटे पहले, यानी कि अब से कुछ देर बाद, 1 घंटे बाद एक किसानों की मीटिंग होगी चंडीगढ़ के किसान भवन में, जो कि आपको बताएं कि पंजाब भवन से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर मीटिंग होगी। उस मीटिंग में यह मंथन होगा कि सरकार के साथ अब अगला रुख क्या अख्तियार किया जाए। दरअसल किसानों का यह कहना है कि 3 मार्च को जो उनकी पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग थी उसमें वो काफी सकारात्मक रुख के साथ वहां पहुंचे थे। वो चाहते थे कि ज्यादातर मांगों पर सहमति बन जाए और सरकार भी शायद उनके लिए पॉजिटिव होगी, मगर जिस तरह का रुख उस दिन उन्होंने मुख्यमंत्री का देखा, अब उसके बाद किसान भी फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं। और जो 18 सूत्रीय मांगे हैं जिन पर किसानों का यह दावा है कि पंजाब की सरकार पहले प्रिंसिपली सहमति जता की है, तो क्या किसान उस पर दोबारा से विचार चर्चा करेंगे या फिर यह कहेंगे कि आपने जिन पर प्रिंसिपली अपनी अप्रूवल दी थी उन मांगों को तो हम विचार चर्चा में भी नहीं लेकर आएंगे, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा। यानी कि किसान एडेमेंट रुख अख्तियार करेंगे या फिर नरम रुख अख्तियार करते हुए सरकार से बातचीत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर देखना होगा कि आज की जो ये बैठक होने वाली है वो कितनी सकारात्मक नजर आती है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि 42 दिनों के युद्ध विराम के बाद इजराइल ने हमास पर एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी अभियान भी छेड़ दिया है, टैंकों को ग्राउंड पर उतार दिया गया। तो वहीं अब हमास ने भी जवाबी हमला करते हुए 3 अगर हम देखें तो 3 मिसाइलें दागी हैं तेल अवीव पर। दरअसल दूसरे युद्ध विराम पर इजराइल और हमास के बीच बातचीत नहीं हो पाई, जिसके बाद अब दोनों तरफ से ही हमले भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ से हमले जारी हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमास ने मुस्लिम देशों से गुहार भी लगाई है। कुल मिलाकर फिलहाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे और लगातार बंधकों को छोड़ने के लिए हमास को कह रहे हैं। साथ ही वहां के जो लोग हैं उनको भी चेतावनी दे रहे हैं। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से ताजा हालातों पर, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे हमास ने इजराइल पर लिया रॉकेट एक्शन। तो हमास की तरफ से इजराइल पर यह रॉकेट एक्शन लिया गया, जहां हमास और इजराइल में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आया। हालांकि हम देख रहे हैं कि इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन अब हमास ने इजराइल की तरफ रॉकेट दागे हैं। आपको बता दें कि ये 3 रॉकेट दागे गए हैं तेल अवीव पर ये 3 रॉकेट दागे गए, लेकिन साथ ही इनका कोई असर जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया है, क्योंकि इन्हें हवा में ही खत्म कर दिया गया। हमास के इस हमले से कहीं ना कहीं इजराइल में इस वक्त हड़कंप भी मचा हुआ है। इजराइल की तरफ से जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे, जमीनी अभियान अलग छेड़ा गया, हवाई हमले लगातार किए गए, ऐसे में इजरायली सैन्य अभियान का ये जवाबी हमला है, ये बात भी कही गई है हमास की तरफ से। इजरायली हमलों की अगर हम बात करें तो अभी तक 591 लोग इन हमलों में मारे गए हैं। इस युद्ध विराम के बाद में जो लगातार हमले तेज किए गए इजराइल की तरफ से, और जो लोग मारे गए हैं उनमें सबसे ज्यादा 200 से ज्यादा बच्चे भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही आखिर नॉर्थ गाजा की अगर हम बात बताएं तो वहां पर नो एंट्री का बोर्ड जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं वो लगा हुआ है, क्योंकि डीएफ ने नॉर्थ में शुरू की इस वक्त नाकाबंदी, और ये बात डिफेंस फोर्स जो है इजराइल की उसकी तरफ से कही जा रही है कि नाकाबंदी शुरू हो गई है और आईडीएफ ने साउथ से नॉर्थ गजा में नहीं घुस सकेंगे फिलिस्तीनी, ये बात आईडीएफ की तरफ से कही गई। इजराइल के जो डिफेंस फोर्स है उसकी तरफ से ये बात कही गई। नॉर्थ गाजा से बाहर जाने पर सीधे तौर पर ये रोक लगाई गई है। तो नॉर्थ गाजा की अगर हम बात करें तो नो एंट्री का ये बोर्ड नजर आता है। प्रमुख नेशनल हाईवे इस्तेमाल नहीं करने की भी वार्निंग इस वक्त सेना की तरफ से दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इजराइल अटैक का असर भी इस वक्त नजर आ रहा है और गजा पर इजराइल गरजता हुआ लगातार नजर आ रहा है। आईडीएफ के हवाई हमलों से गजा में कोहराम मचा हुआ, जिसमें कई सारी मौतें हुई हैं। इसके साथ ही इजरायली लड़ाकू जेट ने कहर बरपाया है और वहां पर कई सारे जो हम देखें तो हवाई हमले किए गए। हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी अभियान भी छिड़ा हुआ है, टैंकों को उतार दिया गया है। इजरायली हमलों से बीते 3 दिनों की अगर हम बात करें तो
4 लोगों की मौतें हुई हैं। और इसी बीच हमास की मुस्लिम देशों से गजा को बचाने की भी अपील है। हमास की तरफ से ये अपील की जा रही है मुस्लिम देशों से कि ये जो हमले हो रहे हैं उनसे हमें बचाइए, ये गुहार लगाई गई है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमास के कब्जे में अभी भी 59 बंधक हैं, उन 59 बंधकों को रिहा किया जाए, हमास वहां से बाहर निकले और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जंग खत्म हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं, करेंगे। अनिल, पहले युद्ध विराम की अगर हम बात करें तो युद्ध विराम अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि दोनों ही तरफ से अब हमले हो रहे हैं और इजराइल की तरफ से सीधे तौर पर यह बात कह दी गई है कि आप बंधकों को छोड़ दीजिए और वो जगह खाली कर दीजिए। यहां तक कि जो वहां के लोग हैं उनको भी चेतावनी दी गई है इजराइल की तरफ से। बिल्कुल कृतिका, हमें यह समझना होगा कि हमास के पास अब ज्यादा विकल्प नहीं है। जिस तरह से कुछ उनके पास जरूर बचे हैं, और लेकिन जो सीज फायर का पहले चरण के बाद दूसरे चरण का मौका एक तरह इजराइल ने नहीं दिया। और इजराइल ने जिस तरह से मेरे हिसाब से दावा बोला है एक के बाद एक, मतलब समझ में नहीं आ रहा है हमास के पास कि उनके पास विकल्प नहीं है। तो अब उनके पास विकल्प यही है कि बाकी जो देश उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अरब देश, उन पर कहीं ना कहीं निगाहें गाड़े कि ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है कि इस नरसंकट को कहीं ना कहीं रोका जाए। तो मेरे हिसाब से हमास और उनके जो कमांडर्स है, टॉप कमांडर्स, टॉप लाइन के सारे कमांडर्स, उनके इजराइल ये सीज फायर के बाद जो अटैक हुए उसमें सारे उनके टॉप कमांडर्स एक के बाद एक अनकंफर्म रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो उनकी क्षति हो चुकी है। तो ऐसे में हमास के पास विकल्प कम है। विकल्प कम होने के बावजूद उनको ये भी पता है कि अगर हम जो बाकी बचे बंधक है अगर हम उनको छोड़ दे या फिर हम उनको किसी तरह से बचा नहीं रख पाए तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। और यही समझकर भले ही वो रमजान का महीना चल रहा हो, भले ही इस महीने के बीच वो पुरकोर कोशिश कर रहे हैं कि वो अटैक ना करे, लेकिन जरूर अपने जो फोर्ट है या अपने जो बेस है उसको संभाल कर रखे। इसके बीच इजराइल ने एक नया वीडियो रिलीज किया है जिसमें इजराइल ने यह बताया कि हमने क्यों गाजा में जो एड आ रही थी उसको क्यों रोका है, क्योंकि वो मान रहे हैं कि जो हमास के लीडर्स है वो इन एड को कहीं ना कहीं लेते हैं और इसे दुगने दाम पर बेचकर और उससे फिर उस पैसे से वो फिर अटैक या फिर उसके लिए वो राशि जमा करने में कामयाब हो रहे हैं। तो ऐसे में विकल्प कम है हमास के पास और हमास को कोशिश यही करनी होगी किसी ना किसी तरह इसे और थोड़ा और डिले कर सके, क्योंकि जैसे ही रमजान का महीना खत्म मतलब हमास काउंटर अटैक के लिए रेडी रहेगा। इजराइल इस समय को समझती है और वो फायदा उठा रही है इजराइल। लेकिन अगर हम देखें तो इजराइल और हमास के बीच बातचीत तो अब नामुमकिन सी नजर आ रही है और इजराइल लगातार हमलों पर हमले कर रहा है। हवाई हमले भी किए जा रहे हैं और साथ ही जमीनी अभियान भी छेड़ दिया गया है, टैंकों को उतार दिया गया है। देखिए कृतिका, ये समझना होगा इजराइल इस मौके की बारीकी को समझ रहे हैं। रमजान के महीने में हमास जनरली कोशिश यही करेगा कि वो अटैक या फिर काउंटर अटैक ना करे, तो वो इस समय का बखूबी फायदा उठाना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हमास कहीं बाधित होगा कि इस पावन महीने के अवसर पर कहीं ना कहीं वो अटैक ना करे। वो इस मौके का फायदा उठा रहे हैं और हमास के पास विकल्प नहीं है। तो हमास बाकी अरब देशों से मदद इसी कारणवश मांग रहा है, इसलिए नहीं कि वो अटैक नहीं कर सकता। वो समझते हैं कि हम पर कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय दबाव भी है और यही नहीं, हमें अंतरराष्ट्रीय बाकी जो अरब देश है उनसे मदद मांगनी होगी, क्योंकि वो ये अगर उन्होंने जिस तरह की बात की है, उन्होंने कहा ये आपका नैतिक और राजनीतिक दोनों जिम्मेदारियां हैं। तो ये समझते हैं हमास कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं, निकलने का रास्ता कम है। कहीं ना कहीं इस रमजान के महीने या फिर ईद तक इंतजार करना मुश्किल पड़ सकता है या उल्टे पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल एक के बाद एक अटैक कर रहा है, हमास के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो काउंटर उस तरह का कर पाए। तो हमास की कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह इजराइल को सीज फायर के लिए या फिर सीज फायर के दूसरे दौर के लिए वो पुश करे। इसीलिए बार बार वो कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये जीनोसाइड के रूप में उसे कंपेयर कर रहा है, क्योंकि जीनोसाइड के रूप में कंपेयर करेगा तो यूएन भी बाधित होगा कहीं ना कहीं इसमें आने के लिए और बाकी अरब देश भी बाधित होंगे इसमें आने के लिए। तो हमास अपना आखिरी, मैं कहूंगा जिसे कहता है आखिरी पत्ता या फिर आखिरी ट्रिक हमास या मैदान में लाता हुआ, जहां वो अरब देश और बाकी जो बॉडीज है उनसे उम्मीद कर रहा है, उनसे गुहार लगा रहा है कि हमें बचाएं। जो हमले हो रहे हैं उनसे अब मदद की गुहार तो कहीं ना कहीं लगा ही रहा है, लेकिन देखना होगा कि मदद हमास को मिल पाती है नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी अपडेट हम तक पहुंचाते रहिएगा। तो हर खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।